अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पेपरों के लिए। क्योंकि आज जो है हम मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। ये जो आपका नया मॉडल पेपर आया है, इसको जो है हम पूरी तरह सॉल्व करेंगे। तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, तमाम क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे, और जो दूसरी हमें एक्टिविटीज़ पेपर में दी हुई हैं हम उन चीज़ों को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, आपने जो है वो वीडियो ज़रूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो से जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो है वो पेपर किस तरह सॉल्व करना है और कौन सी चीज़ को जो है वो कितना टाइम देना है। क्योंकि आप जो है वो पहले जिस तरह पेपर सॉल्व करते थे कि आप जो है 30 मिनट देते थे एमसीक्यूज़ को, अब तो वैसा हिसाब किताब रहा नहीं है। मैं आपको जो है इससे पहले एक वीडियो बना के दे चुका हूं, जिसमें जो है मैंने आपके साथ तमाम मॉडल पेपर जो है वो शेयर कर लिए थे। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो है वो पेपर भी देख लीजिएगा और मैं भी आपको अभी कराऊंगा, तो इससे भी आपको पेपर समझ में आ जाएगा। और आपके जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, जो दूसरे पेपर जो चेंज हुए हैं, उनके भी जो है आपको पेपर मिल जाएंगे। तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको तरीक़ेकार बताया है कि किस तरह से जो है आपको तमाम सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे इस नए पेपर के। और आज जो है मैं आपको इंग्लिश का पेपर सॉल्व करा दूँगा, जिससे जो है आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने बोर्ड में कितना टाइम किस चीज़ को देना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो 1-1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम जो है आप एमसीक्यूज़ को दे दें। तो आपने जो है वो जल्दी जल्दी एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, ज़्यादा अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। तो मैं जो है वो आज आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो को ज़रूर देखना है। क्योंकि वीडियो मैं जब बना रहा हूं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो आपने जो है वो वीडियो को पूरा देखना है और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और यह आपके लिए खुशखबरी है कि आपका जो है वो पेपर रिड्यूस हो गया है, तो अब आप ईज़िली जो है वो नंबर हासिल कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से आपको एमसीक्यू समझाऊंगा कि आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पेपरों में ले लें। अगर आप 50 में से जो है वो 40 एमसीक्यूज़ या 30 एमसीक्यूज़ भी सही कर लेते हैं तो आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। और मैं आपको तरीक़ेकार भी बता दूंगा कि पेपर को किस तरह से आपने अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आपको जो है वो एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे होंगे। एमसीक्यूज़ जो है वो 50 नंबर के हैं, जैसा कि आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आपको 4 जो है वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 जो है आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसमें से आपने एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। यानी आपको एक एमसीक्यूज़ दिया हुआ है, उसके आपको जो है 4 मुख्तलिफ जवाबात दिए हुए हैं, तो आपने जो है वो एक जवाब जो है वो सेलेक्ट करना होगा। तो आज जो है मैं आपको तमाम एमसीक्यूज़ बता दूंगा कि किस तरह से ये एमसीक्यूज़ होंगे और आपने किस तरह करने हैं। तो चले आए पढ़ लेते हैं और अपने पेपर को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में भी ज़रूर जो है ये लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उन्हें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको भी इससे आज बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। और ये जो है वो पेपर नया है, नई बुक से आएगा, तो मैं जो है आपको समझाता रहूँगा कि कौन सा सवाल कहाँ से आया है और किसको जो है किस तरह सॉल्व करना है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। अगर नोट्स चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलें शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है वो ये है कि द डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज़। तो आपको जो है वो मक्का और मदीना के दरमियान का डिस्टेंस बताना है। ये जो है वो पहले चैप्टर से आया है, हमारे द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट से। स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर है वो है 320 किलोमीटर। तो मक्का और मदीना के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 320 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हमारे पास जो दूसरा एमसीक्यूज़ है वो ये है, द उर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन। तो इसमें कहा जा रहा है कि शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो है वो उर्स कब बनाया जाता है। देखें स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बताऊं कि अक्सर जो है वो एग्जामिनर नोट लगा देता है। तो अगर उसने यहाँ पर नोट लगा दिया, जैसे कि ये इस तरह से पूछ लिया, द उर्स ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई इज़ नॉट हेल्ड एवरी ईयर ऑन, तो आपने जो है वो 14 सफ़र नहीं लगाना होगा इस सूरत में। उसने जो है वो नोट लगा दिया, उसमें जो है उसने मना कर दिया कि इस दिन जो है वो नहीं मनाया जाता। तो आपने जो है वो एमसीक्यूज़ बहुत ध्यान से पढ़ना है कि एमसीक्यूज़ में वो हाँ पूछ रहा है या ना, तो आपने उसी के मुताबिक। तो इसमें जो है वो हाँ में पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है कि कब बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आंसर आएगा 14 सफ़र। तो हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई का जो उर्स है वो 14 सफ़र को बनाया जाता है। तीसरा जो है वो ये है कि द लास्ट सरमन वॉज डिलीवर्ड एट। तो इसमें कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कहाँ पर दिया। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो है उराना वैली। तो इसका जो सही है वो है 2। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब चले आगे देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ एनी विजनरी। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से जो है वो कौन सी क्वालिटी नहीं होती विजनरी की। देखिए मैंने आपको ऊपर समझाया था, नॉट आ जाए तो आपने वो बात नहीं बतानी है जो कि उसमें हो। यानी अगर जो है वो ग्रेट विजनरीज यानी जो तसव्वुराती लोग होते हैं उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो चीज़ों को अच्छी तरह लेके चलते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो अब आपने नॉट लगा दिया है तो आपने जो है ये क्वालिटी बतानी है जो उनमें नहीं होती। तो उनमें क्या क्वालिटी नहीं होती विजनरी यानी तसव्वुराती लोगों में? उनमें जो है वो नेग्लिजेंस नहीं होती यानी गफलत नहीं होती, वो गफलत नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। 5 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ कॉज बाय मॉस्किटो। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी बीमारी है जो मॉस्किटो से फैलती है। तो कोविड-19 तो नहीं फैलती। एक ही बीमारी है जो इसमें दी हुई है वो फैलती है, वो है चिकनगुनिया। तो ये हम पढ़ चुके हैं। 6 जो है हमारे पास वो ये है कि शी वॉज द फाउंडर ऑफ APWA अफवाह। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अफवाह जो है वो किसने बनाई, यानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसको किसने बनाया। तो इसको जो है वो बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने बनाया। सही है हमारा 3। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 7 जो है वो ये है कि माउंट ऑफ सैंड इज़ कॉल्ड भिट इन। इसमें कहा जा रहा है कि माउंट ऑफ सैंड जो है वो भिट कहा जाता है। तो ये कौन सी लैंग्वेज में कहा जाता है, यानी भिट जो है वो कौन सी लैंग्वेज में कहा जाता है माउंट ऑफ सैंड को? तो ये जो है वो सिंधी में कहा जाता है। तो काफ़ी आसान है ये। 8 है हमारे पास, दिस इज़ नॉट अ पंचुएशन मार्क। तो इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको 4 मार्क दिए हुए हैं। एक जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इसमें जो है वो कौन सा जो है वो पंचुएशन नहीं है, यानी पंचुएशन मार्क नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें जो है वो दूसरा जो है वो पंचुएशन मार्क नहीं है। ये हमारे पास जो है वो और के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये पंचुएशन मार्क नहीं है। अब आ जाते हैं 9 देख लेते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेज द सबऑर्डिनेट क्लॉज इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेन क्लॉज बाय। इसमें पूछा जा रहा है कि कंडीशनल सेंटेंस जो है मैंने आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो है वो 2 जुमलों को आपस में कैसे तोड़ा जाता है, यानी एक जुमले को दूसरे जुमले से किस तरह अलग किया जाता है, यानी कौन सा ऐसा मार्क है जो लगाया जाता है। तो यहाँ पे पंचुएशन बताना है। तो आपको मैंने पढ़ाया था इससे पहले, जो मैंने वीडियो बनाई तो उसमें जो है वो कॉमा लगाते हैं हम। एक जुमले को दूसरे जुमले से अलग करने के लिए कॉमा लगाते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो अब आगे देखते हैं, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वेल इज़। तो इसमें जो है कंपैरेटिव डिग्री पूछी जा रही है वेल की। तो बहुत आसान है, कंपैरेटिव डिग्री जो है वेल की वो बेटर होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है वेल की, बेटर। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट हमारे पास जो 11 है वो ये है कि अ मॉर्फिन एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू फॉर्म इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि आप जो है वो आगे थोड़े से वर्ड्स ऐड करके कौन सी चीज़ बना सकते हैं, यानी आप जो है वो थोड़े से वर्ड ऐड करें आगे और मायने तब्दील कर दें। तो ये आप किस में करते हैं? तो ये जो है हम सुफिक्स में करते हैं। सुफिक्स में जो है हम आगे ऐड कर देते हैं वर्ड्स को, तो मायने जो है वो तब्दील हो जाते हैं। आगे प्रीफिक्स का भी आएगा तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब आ जाते हैं मिलर ऑफ द डी पर। 12 जो है वो ये है कि ही हैज़ राइटन द पोयम मिलर ऑफ द डी। तो मिलर ऑफ द डी जो है वो किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो अल्लामा इकबाल ने तो नहीं लिखी है, चार्ल्स मैके ने लिखी है। अब देखें 13 जो है वो ये है कि दिस इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, यानी इसमें से जो है वो कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है। तो स्टूडेंट दा होता है हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल। तो ये जो है वो 3 है। ये जो है वो एक याद करने वाली चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 14 देखते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कम टू स्कूल रेगुलरली नाउ। देखें ये पूछा जा रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, विच काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस इज़ दिस, यानी ये किस तरह का सेंटेंस है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें जो है वो हमारे पास कोई भी 2 सेंटेंस नहीं जुड़े हुए हैं, ना ही बीच में जो है वो कोई हमारे पास कंजक्शन का वर्ड आ रहा है। तो स्टूडेंट ये जो है वो सिंपल सेंटेंस है हमारे पास। अब आ जाए 15वां देख लेते हैं, मोहनजो दाड़ो वॉज डिस्कवर इन द एयर। इसमें पूछा जा रहा है कि मोहनजो दाड़ो को कब डिस्कवर किया गया। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मोहनजो दाड़ो को जो है वो 1922 में डिस्कवर किया गया था। अब आगे देखते हैं, इफ़ यू आर अ रेस्टलेस पर्सन एंड लुकिंग फॉर न्यू थिंग्स टू डू यू आर अ। इसमें पूछा जा रहा है कि आप जो एक बेचैन इंसान है और नई चीज़ें जो है वो ढूंढते रहते हैं करने के लिए, यानी रेस्टलेस जो है वो बेचैन को कहा जाता है, जिसको चैन नहीं आता हो, जो कि नई चीज़ें ढूंढता हो करने के लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर आप जो है वो एक बेचैन इंसान है और आप जो है वो नई चीज़ें जो है वो ढूंढते रहते हैं करने के लिए, तो आप क्या हुए, यानी यू आर आ, तो आप क्या हुए।
इसका जो सही होगा वो होगा टू, चेंज सीकिंग, यानी वो इंसान जो कि जो है तब्दीली तलाश करता रहता हो और नई नई चीज़ों में जो है वो चेंज लाता रहता हो। अब देखें 17 क्या है, इफ़ वी वॉन्ट टू बी अ गुड मुस्लिम वी शुड बी गुड। इसमें कहा जा रहा है कि अगर हम जो है वो अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं तो हमें जो है वो अच्छा क्या बनना पड़ेगा, यानी हमें क्या चीज़ बनना पड़ेगा जो हम अच्छे मुसलमान बन जाए। तो हमें जो है एक अच्छा सिटीज़न बनना पड़ेगा, तो जब ही हम एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो स्टूडेंट इसमें जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस जो है इसमें से हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, 4 सही है। 19 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ कायदे आज़म। देखें नीचे जो है वो 4 चीज़ें दी हुई हैं आपको पॉइंट्स के सूरत में, तो इसमें से कौन से जो है वो कायदे आज़म के उसूलों में से एक चीज़ है। यानी कायदे आज़म के 3 जो हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। तो इसमें से कौन सी चीज़ है वो, तो इसमें से जो है वो डिसिप्लिन। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास 1 वाला सही है 19। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं 20, दिस वॉज अवॉर्डेड टू बिल्किस ईदी। अब इसमें कहा जा रहा है कि बिल्किस ईदी को जो है वो कौन सा अवार्ड मिला, यानी इन्हें कौन सा जो है वो हुकूमत की तरफ से अवार्ड दिया गया। तो उनको जो है वो हिलाले इम्तियाज़ का अवार्ड जो है वो दिया गया। तो यहाँ तक जितने भी हमारे पास MCQs आए ज़्यादातर तो चैप्टरों से आ रहे थे। अब आगे जो है वो हमारे पास ग्रामर से भी आएंगे, तो वो भी पढ़ लेते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप करके जाएंगे तो आप जो है वो आधे घंटे में भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं MCQs। तो चलें 21 पढ़ते हैं, चूज़ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ़ नेसेसरी। तो इसमें जो है आपने आर्टिकल को जो है वो चूज़ करना है। तो इसमें जो सही आर्टिकल आएगा वो आएगा एन, शी इज़ एन MA, वो जो है एक MA है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब 22 जो है हमारे पास वो ये है कि चूज़ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल इफ़ नेसेसरी। तो यहाँ भी आपने आर्टिकल चूज़ करना है और यहाँ पर आर्टिकल लगाना है। डैश बॉय यू मीट लास्ट नाइट इज़ माई स्टूडेंट। एक लड़के से तुम मिले लास्ट नाइट यानी पिछली रात, वो मेरा स्टूडेंट है। तो अब देखें यहाँ पर क्या आ रहा है, अब देखें यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आर्टिकल आएगा। मैंने एक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो एक के लफ्ज़ के लिए क्या आता है आ, तो यहाँ पर जो है वो आ आएगा। अब आगे देखते हैं 23 क्या है, यूज़ एन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। तो आपने जो है वो सही प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही, तो जहाँ भी आपको ऐसे लफ्ज़ आए वहाँ पर आपने सही के मायने लेने हैं। तो अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, द बुक वर डिस्ट्रीब्यूट डैश द स्टूडेंट्स। इसमें कहा जा रहा है बुक जो है वो बांटी गई, यानी बुक जो है वो बांटी गई थी डैश स्टूडेंट्स के दरमियान। अब देखें यहाँ पर जो है वो दरमियान का वर्ड आ रहा है, तो बिटवीन लगा सकते हैं, लेकिन बिटवीन नहीं आएगा। बिटवीन जो है वो 2 लोगों के दरमियान आता है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए अमंग आएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। द वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज़ कॉल्ड। इसमें कहा जा रहा है कि वो वर्ड्स जो कि एक जैसे मायने रखते हों उन्हें क्या कहा जाता है। यानी 2 वर्ड्स हैं अलग अलग, लेकिन दोनों के मायने उर्दू में सेम है, तो उन्हें जो है हम सिनोनिम्स कहते हैं। अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 25 है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ। तो अब जो है आपने पैसिव वॉइस सेलेक्ट करनी है सही। इसमें कहा जा रहा है कि ही हिट द बॉल आउट ऑफ द पार्क, यानी उसने मारी बॉल आउट ऑफ द पार्क, यानी पार्क के बाहर जो है वो बॉल फेंक दी शॉट मार के। तो अब इसको जो है हमने सही पैसिव जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका जो सही पैसिव है, द बॉल वॉज हिट बाय हिम आउट ऑफ द पार्क, यानी इसका जो सही है वो है हमारे पास 4। तो इसका 4 सही है, द बॉल वॉज हिट बाय हिम आउट ऑफ द पार्क, यानी बॉल जो है वो मारी गई और बाहर चली गई उसके ज़रिए से। तो ये जो है वो इसका सही था। अब देखें 26 क्या है, 26 में जो है हमने अब एक्टिव वॉइस सेलेक्ट करनी है। सही एक्टिव वॉइस जो है इसकी वो सेलेक्ट करनी होगी। पिक आउट द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ, इसकी अब आपने एक्टिव वॉइस सेलेक्ट करनी है। लेट देम नॉट बी कॉल। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो कॉल नहीं की जानी चाहिए थी, यानी मना किया जा रहा है। तो अब इसे जो है हमने क्या करना है, एक्टिव बनाना है। तो एक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डू नॉट कॉल देम, उन्हें जो है वो कॉल नहीं करो। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट हमारे पास जो 27 है वो ये है कि पिक आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ। अब आपने जो है वो सही पैसिव वॉइस जो है वो सेलेक्ट करनी है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, आर यू राइटिंग दिस आर्टिकल, क्या तुम लिख रहे हो ये आर्टिकल।
तो यहाँ पर जो है वो कंटिन्यूअस का टेंस दिया हुआ है। तो इसका जो सही है हमारे पास वो ये है कि इज़ दिस आर्टिकल बीन राइटिंग बाय यू, क्या ये आर्टिकल लिखा जा रहा है तुम्हारे ज़रिए से। तो ये जो है इसका सही है और ये जो है हमारे पास वो 1 है। अब देखें हमारे पास आगे क्या है 28 में, सेलेक्ट द करेक्ट नेगेटिव फॉर्म ऑफ। अब आपने जो है वो सही नेगेटिव फॉर्म सेलेक्ट करनी है। तो पढ़ लेते हैं, शी इंस्पायर्स वन एंड ऑल विथ हर परफॉर्मेंस। इसमें कहा जा रहा है कि वो इंस्पायर्स है, यानी वो जो है मुतासिर है एक से, और हर कोई जो है उसकी परफॉर्मेंस से मुतासिर है। तो इसका जो सही है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो सही है वो है हमारे पास 2, यानी हमने जो है जुमले को हमें अफर्मेटिव में दिया हुआ था, हमने नेगेटिव में ले जाना है। तो नेगेटिव में ले जाना है तो डस नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है। तो ये इसका सही ये होगा, शी डज नॉट इंस्पायर वन एंड ऑल विथ हर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो है इसका सेकंड वाला सही है। अब देखें 29 देखते हैं। 29 जो है हमारे पास वो ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसमें जो है आपने सही अफर्मेटिव सेलेक्ट करना है, यानी ये जो है आपको नेगेटिव में दिया हुआ है तो आपने सही क्या करना है, इसकी अफर्मेटिव फॉर्म सेलेक्ट करनी है। दे कुड नॉट हैंडल द सिचुएशन, वो जो है सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए थे, यानी वो लोग जो है हैंडल नहीं कर पाए थे सिचुएशन को। तो अब इसकी जो सही होगा हमारे पास वो ये होगा, दे कुड हैंडल द सिचुएशन, वो सिचुएशन को हैंडल कर लिया था उन्होंने, यानी वो जो है सिचुएशन को हैंडल कर सकते थे। तो ये जो है इसका सही होगा 29। अब आ जाए 30 देख लेते हैं। एट अ करेक्ट क्वेश्चन टैग टू आई डू नॉट प्ले क्रिकेट वेल। अब यहाँ पर जो है आपने जो है वो सही क्वेश्चन टैग जो है वो यहाँ पर लगाना है, यानी इस जुमले में सही क्वेश्चन टैग लगाना है। तो वो आप कैसे लगाएंगे? तो स्टूडेंट ये जुमला जो है वो नेगेटिव में दिया हुआ है, यानी इंट्रो प्लस नेगेटिव, इंट्रो भी करना है और नेगेटिव भी करना है। तो इसमें आएगा डू आई, तो यहाँ पर जो है ये सही जो है क्वेश्चन टैग लग जाएगा। तो इसमें जो है 3 सही होगा हमारे पास। अब आ जाए 31 देख लेते हैं। 31 जो है हमारे पास वो ये है कि पिक आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म ऑफ। लेकिन स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो सही इनडायरेक्ट फॉर्म तलाश करनी है इसकी, यानी ये जो है वो आपको डायरेक्ट में दिया हुआ है तो आपने इसे क्या करना है, इनडायरेक्ट में ले जाना है। तो स्टूडेंट इसका जो है हमारे पास जो सही होगा वो है 3, यानी इसका 3 जो है वो सही होगा और ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ जाएगा। यू आस्क्ड देम व्हाट दे आर डूइंग, यानी तुमने पूछा उनसे वो क्या कर रहे थे, यानी जो वो कर रहे थे वो तुमने उनसे पूछा। तो ये जो है वो हमारे पास क्या हुआ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ गया। अब आ जाए 32 पढ़ लेते हैं। 32 भी इसी तरह का है, आपने इनडायरेक्ट में ले जाना है। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट नरेशन फ्रॉम ऑफ, यानी आपने जो है अब यहाँ पर सही जो है वो इनडायरेक्ट सेलेक्ट करनी है। तो क्या लिखा हुआ है, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू, उसने कहा मुझसे मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तो इसका जो सही होगा वो हमारे पास होगा सेकंड वाला, यानी ये जो है हमें पास्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है तो हमें इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाना होगा। तो सही जो है हमारे पास वो 2 है, शी टोल्ड मी डैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी। तो ये जो है इसका सही होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो 33 है वो ये है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पर जो है वो एक चीज़ थोड़ी डिफरेंट है। अब आपको जो है वो कहा जा रहा है कि आपने इनडायरेक्ट जो है वो सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको जो है तमाम आंसर जो है वो डायरेक्ट में दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ आप देख लें कि यहाँ पर आपने डायरेक्ट नरेशन जो है वो सेलेक्ट करनी है, यानी डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि आपको जो है वो क्वेश्चन ही जो है वो इनडायरेक्ट में दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट में आपको जो है पॉइंट्स तो दिए हुए ही नहीं है, डायरेक्ट में दिए हुए, तो डायरेक्ट सेलेक्ट करना होगा आपको यहाँ पे, यानी डायरेक्ट स्पीच जो है वो चूज़ करनी है कि सही क्या है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू इंटरफेयर, यानी मैंने उससे कहा मेरे मामले में दखल अंदाजी नहीं करो, यानी कोई कर रहा होगा तो उसे मना किया। तो चलें इसका देख लेते हैं कि सही कौन सा है। तो स्टूडेंट इसका जो सही है वो है 3, आई सेड टू हिम डू नॉट इंटरफेयर, मैंने कहा उससे मेरे मामलात में दखल अंदाजी नहीं करो। अब उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है आगे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं। स्टूडेंट अब जो है हमारे पास 34 जो है वो ये है कि पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द गिवन कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, सही जो है वो वर्ब तलाश करना है, यानी इधर वर्ब की जगह जो है वो सही जो है वो वर्ब की फॉर्म लगानी है। अब ये जो है वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो बता देता हूँ।
यू वुड गेट गुड मार्क्स इफ़ यू वर्क हार्ड। अगर तुम मेहनत करते तो तुम अच्छे नंबर हासिल कर लेते। यानी ये जो है हमारे पास सेकंड कंडीशनल है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो सेकंड कंडीशनल में इफ़ के बाद जो जुमला आता है हमेशा पास्ट आता है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क दिया हुआ है वो आपको प्रेजेंट वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ईडी लगा देंगे, यानी सेकंड वाला सही है, WORKED वर्क। तो ये सही होगा हमारे पास सेकंड। 35 देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो सही पंचुएटेड सेंटेंस जो है वो सेलेक्ट करना है, यानी जिसमें पंचुएशन की मिस्टेक ना हो वो आपने सेलेक्ट करना है। तो लिखा हुआ है कि तूबा सेड आई हैव ब्रोथ बुक्स कॉपीज़ एंड पेन। यानी तूबा ने कहा मैंने जो है वो बुक खरीदी हैं, कॉपी खरीदी हैं और पेन खरीदे हैं, यानी मैं जो है वो ख़रीद चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो है वो क्या सही होगा तो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो सही है वो है हमारे पास 4, यानी ये जो है वो डायरेक्ट में दिया हुआ था। तो आपको पता है कि डायरेक्ट में जो है हमारे पास ये स्पीच के मार्क आते हैं, तो ये लगा देते हैं, यानी ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये आते हैं। तूबा सेड आई हैव ब्रोट बुक्स कॉपीज़ एंड पेन। तो ये जो है हमारे पास सही होगा। अब देखें 36 हमारे पास जो है सेलेक्ट द करेक्ट पंचुएटेड सेंटेंस। अब यहाँ भी वही करना है कि सही पंचुएटेड सेंटेंस को जो है वो सेलेक्ट करना है। इज़ पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। क्या पाकिस्तान है लार्जेस्ट कंट्री एशिया की, यानी पाकिस्तान जो है वो एशिया में सबसे बड़ा मुल्क है। तो पाकिस्तान जो है वो एशिया में सबसे बड़ा मुल्क नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो चलें इसका जो सही होगा वो होगा हमारे पास 3, इज़ पाकिस्तान द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया, क्योंकि ना ही इसमें जो है वो पी की मिस्टेक है, ना ही ए जो है वो स्मॉल लिखा हुआ है। बाकी कहीं देखें तो आप कहीं ए पर कहीं ए स्मॉल लिखा हुआ है, कहीं पी स्मॉल लिखा हुआ है, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा। तो ये क्वेश्चन है, इसलिए हमारे पास जो है 3 सही है। चलें आगे देख लेते हैं। स्टूडेंट 37 जो है हमारे पास वो ये है कि सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स विद द वर्ड ओबीडियंट। तो यहाँ पर जो है आपने क्या करना है, सही प्रीफिक्स तलाश करना है। यानी प्रीफिक्स वो अल्फाजात होते हैं जो कि हम आगे ऐड करते हैं और हमारे पास जो है वो नया वर्ड बन जाता है, यानी वो हुर्फ होते हैं जो कि हम आगे ऐड करते हैं और नया वर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सही क्या आएगा, DIS डिस, सेकेंड डिसओबीडियंट, यानी गैर, यानी बात ना मानने वाला। तो देखें 38 क्या है हमारे पास वो ये है कि पिक आउट द करेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ऑफ। अब आपने जो है यहाँ पर सही फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो सेलेक्ट करना है। दे हैव अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट, वो जो है अप्लाई कर चुका है इस पोस्ट के लिए, यानी वो जो है अपनी अर्जी दे चुका है इस पोस्ट के लिए। तो अब आपने फ्यूचर कंटिन्यूस सेलेक्ट करना है। तो इसका जो हमारे पास सही होगा वो ये होगा, दे विल बी अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। तो वो जो है अप्लाई कर रहा होगा इस पोस्ट के लिए, यानी वो जो है अप्लाई कर रहा होगा इस पोस्ट के लिए, यानी थर्ड जो है वो सही है। 39 देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ऑफ। अब आपने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट सेलेक्ट करना है। जुमला आपको फ्यूचर में दिया हुआ है, इसी तरह से आएगा, फ्यूचर में दिया हुआ होगा पास में ले जाना होगा, पास में दिया होगा फ्यूचर में ले जाना होगा। तो आए सेलेक्ट करते हैं, ही विल लुक इनटू द मैटर। स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि वो देखेगा उनके मसले, यानी वो उनके मसले मसाइल को देखेगा। तो हमें क्या कहा था, प्रेजेंट में ले जाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर जो सही आएगा वो ये आएगा, ही लुक्स इनटू द मैटर, वो देखता है उनके मसले। देखें हमारे पास जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है वो वर्ब के साथ एस आता है, तो इसीलिए यहाँ पर लुक्स लिखा हुआ है, प्लूरल नहीं है, ये जो है वो जुमले में ही आता है इसलिए लगा हुआ है। अब 40 देखते हैं। स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो आपने जो है वो प्रॉपर टाइम देना है अपनी स्टडी को और जो है समझ के पढ़ना है, क्योंकि रट्टेबाजी से ये सॉल्व नहीं होंगे। स्टूडेंट वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलें 40 देख लेते हैं। पिक आउट द अप्रोप्रिएट कंपाउंड सेंटेंस ऑफ। अब आप यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका सही जो है वो क्या आपने सेलेक्ट करना है, कंपाउंड सेंटेंस, यानी ये आपको कंपाउंड सेंटेंस में नहीं करके दिया हुआ है, तो आपने इसे कंपाउंड सेंटेंस में करना है। दे कॉल्ड मी मैनी टाइम्स आई डिड नॉट रिप्लाई देम। इसमें कहा जा रहा है कि उसने मुझे बहुत बार बोला लेकिन मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। ये गलत बात है, कर देना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो चलें इसका कंपाउंड सेंटेंस देखते हैं। दे कॉल्ड मी मैनी टाइम बट आई डिड नॉट रिप्लाई देम। अब यही वाला क्यों सही है, देखिए कंपाउंड सेंटेंस में जो है वो जुमले को ना अफर्मेटिव से नेगेटिव में ले जाते हैं, ना नेगेटिव से अफर्मेटिव। जो लिखा होता है वही लिखे रहने देते हैं, बस कंजक्शन लगा देते हैं और कॉमा लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कंजंक्शन आ रहा है बट और कॉमा लगा दिया, काम हो गया। अब आ जाए हमारे पास, देखते हैं आगे क्या है। पिक द ऑट वन आउट। अब इसमें कहा जा रहा है ऑट वन आउट सेलेक्ट करना है। तो ऑट वन आउट इसमें जो है वो ये है दे और देयर। तो ये हमारे पास क्या है, ऑट वन आउट। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। 42 है,
क्लोजिंग पैराग्राफ कैन बी स्टार्टेड बाय। अब इसमें कहा जा रहा है कि क्लोजिंग पैराग्राफ किस तरह स्टार्ट होता है, यानी इसमें जो है वो कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बारे में पूछा जा रहा है। जब आप आखिरी पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो क्या अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं? टू स्टार्ट, शुरू में, ऐसे तो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, तो क्या करते हैं? टू सम अप, आखिर में, इख्तिताम में। तो ये जो है इसका सही है। एन essay विच डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज। वो ऐसे जिसमें पर्सन और प्लेस के बारे में मुकम्मल तौर पे डिटेल दी जाए तो उस ऐसे को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहा जाता है। अब देखें हमारे पास है 44, गैलीलियो वॉज इंटरेस्टेड इन, यानी गैलीलियो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था। तो स्टूडेंट मेरे से जो है एक बच्चे ने ये बात पूछी थी कि सर क्या मॉडल पेपर जो हमें बुक में दिए हुए हैं, यानी मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, ये हमारे पेपरों में आएंगे या नहीं आएंगे? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके पेपरों में आएंगे। जब भी यहाँ पर आपको 44 में जो है वो मॉडल पेपर 1 से आपको एक जो है वो MCQs बना के दिया गया। तो गैलीलियो के बारे में हमने मॉडल पेपर 1 में पढ़ा था जो कि बुक में था। तो आप इस पर वीडियो देख सकते हैं, मैं अपलोड कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छी तरह मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया मॉडल पेपर। तो आज हम पढ़ लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है गैलीलियो किस चीज़ में इंटरेस्टेड था, यानी उसे किस चीज़ का शौक था? मैथमेटिक्स का उसे शौक था, जो कि हमने पढ़ा था। अब देखें ईमेल, इन ईमेल ई स्टैंड फॉर, यानी ईमेल में जो ये ई होता है इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। अब आ जाए 46 पर, हाउ मैनी आर 3 इन पैराफ्रेसिंग अ पोयम। देखिए पैराफ्रेसिंग अ पोयम हम पढ़ चुके हैं, तो पैराफ्रेसिंग अ पोयम में हमारे पास कितने एस थे, यानी एस की कितनी तादाद थी? तो 4 एस थे हमारे पास। तो ये आप देख सकते हैं, मैं ये भी डाल चुका हूँ, आप चाइल्ड इन्वोकेशन लिखेगा उसमें आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर पैराफ्रेसिंग पोयम में 4 एस होते हैं। एक होता है रीवर्ट, रीअरेंज, रियलाइज, रीचेक। तो ये 4 एस होते हैं, तो 4 इसका सही है 3। अ चाइल्ड इन्वोकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ, यानी चाइल्ड इन्वोकेशन जो है वो किसने लिखी थी? तो ये जो लिखी थी वो शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने, ना ही कायदे आज़म ने लिखी और ना ही किसी और ने, और ना ही आई काजी ने लिखी। तो अब देखें आगे क्या लिखा हुआ है, यूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स विद द वर्ड लिटरेट। तो लिटरेट के साथ जो है आपने सही प्रीफिक्स शामिल करना है, तो इसके साथ आएगा इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब हमारे यहाँ पर जो MCQs ख़त्म हो गए हैं, बस 2 रह गए हैं, वो भी देख लेते हैं। द सिनोनियम ऑफ द वर्ड ओल्ड इज़। अब पूछा जा रहा है कि सिनोनियम क्या है ओल्ड वर्ड का, यानी ये जो हमारे पास ओल्ड वर्ड है इसका क्या सिनोनियम बनता है? ओल्ड का मतलब होता है बुजुर्ग, बूढ़ा। तो इसका जो है वो सही जो वर्ड है वो है एल्डर। एल्डर का भी यही मायने होते हैं, बुजुर्ग या बूढ़े के। अब आखिरी जो है 50 वो ये है कि यूज़ एन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब सही प्रेपोजिशन जो है आपने इस्तेमाल करनी है। तो हमारे पास सही प्रेपोजिशन इसमें क्या है? ऑन। अब यहाँ पे पढ़ देता हूँ पहले मैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज द ट्री, यानी बहुत सारे जो है वो आम है ट्री में। तो मैं तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा? पर के लिए क्या आता है? ऑन। तो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री। तो ये हमारे पास हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आई होगी। काफ़ी मेहनत लगी और काफ़ी एक्सप्लेन करके समझाया ताकि आप बात समझ जाएं। आप देख सकते हैं कि 30 मिनट में हमने 50 MCQs कर लिए। तो ये MCQs मैंने आपको समझाया भी, उसमें भी काफ़ी टाइम लिया। तो आप 25 मिनट लगा लें, 25 से थोड़े कम टाइम लगा लें, तो 25 मिनट में हमने तमाम MCQs कर लिए। तो ये हमने कैसे किया? हमने जो है वो हमें आते थे तो हमने ईजीली पढ़ लिए और बता दिए। अगर आपको चीज़ें आती होंगी, आपने पढ़ा होगा, तो आप पेपरों में भी कर लेंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप पढ़ के जाएंगे और अच्छे तरीके से पेपर देंगे, जिससे मुझे भी सवाब मिलेगा और आपको भी, क्योंकि पढ़ के मेहनत करके पेपर दे रहे हैं। तो चलें आए, MCQs हमारे हो गए हैं। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं और अपना सेक्शन बी देखते हैं कि सेक्शन बी में हमें जो है वो क्या दिया हुआ है। तो स्टूडेंट सेक्शन बी जो है वो भी काफ़ी मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है, आपकी बुक से ही आएगा। और ये थोड़ा ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें आप लिख भी सकते हैं और चीज़ें बता सकते हैं। तो सेक्शन बी में सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपको दिए हुए हैं सवाल जवाब। तो इसका मैं PDF आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे तो लिख भी लीजिएगा अपने पास ताकि समझ में आ जाए। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, चेक कर लीजिएगा। और पुरानी वीडियो का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आपको तमाम जो है ये वीडियोस मिल जाएंगी और तमाम जो है वो क्वेश्चन पेपर जो हमारे को दिए गए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के जो हमारे पास मॉडल पेपर आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप तमाम पेपर डाउनलोड कर लेंगे। तैयारी करने में काफ़ी फ़ायदा देगा आपको ये सब कुछ। तो चले यहाँ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ हिजरा, व्हेन डिड दिस इवेंट टेक प्लेस। इसमें पूछा जा रहा है हिजरा क्या होता है और ये कब हुआ था, यानी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब की थी ये बताना है। तो देख लेते हैं। हिजरा मीन्स टू माइग्रेट टू अ सफ़र प्लेस फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एंड फेथ इन
622 AD, the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam himself migrated to Medina. This event is known in history as Hijra. It marks the beginning of the Islamic calendar. तो स्टूडेंट यहाँ पर बड़े ब्रीफ यानी बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है कि हिजरा क्या होता है। देखें, हिजरा का मतलब होता है हिजरत करना, यानी ऐसी जगह पर चले जाना जहाँ पर जो है आप इस्लाम पे अच्छी तरह अमल कर सकें और आपकी ज़िंदगी को भी कोई ख़तरा ना हो। तो हिजरत करना जो है वो हिजरा कहलाता है हमारे पास इंग्लिश में। तो स्टूडेंट, हिजरत जो है वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब की? 622 AD में जो है वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। और आपने कहाँ से कहाँ हिजरत की? आपने जो है वो मक्का शरीफ से जो है वो मदीना की तरफ जो है वो हिजरत की थी। और जब हिजरत की तो हिजरत करने के बाद जो है क्या कौन सा कैलेंडर शुरू होता है? हिजरा कैलेंडर शुरू होता है। यानी हिजरा का जो है हमारे पास जो हिजरी का जो कैलेंडर है वो शुरू हो जाता है, जो अभी भी चल रहा है। अब देखें आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। आगे जो है वो आसान सवाल है हमारे पास। वट डू यू नो अबाउट द पोइट्री ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई? यानी आप शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पोइट्री के बारे में क्या जानते हैं? अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है और आपको जो है वो चीज़ें याद हैं तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन आगे पीछे ना लिखिएगा, नंबर कट जाएंगे। तो जो मैंने लिखा है वो देख ले, ज़्यादा आसान रहेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आप क्या जानते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की पोइट्री के बारे में। तो देखते हैं। He was a poet of the people, so he wrote in the language of the common man. In his poem, he writes mainly about Sindh and its neighboring regions. Moreover, he also mentioned distant cities such as Istanbul and Samarkand. तो स्टूडेंट, हम जो है हम क्या जानते हैं शाह अब्दुल लतीफ़ की पोइट्री के बारे में? हम ये जानते हैं कि वो आम लोगों के पोइट थे, यानी जो है वो आम ज़ुबान में पोइट्री करते थे, आसान ज़ुबान में पोइट्री करते थे। और उन्होंने जो है सिंध के बहुत सारे शहरों का जिक्र किया अपनी पोइट्री में, और साथ ही साथ दूसरे शहरों का भी जिक्र किया, जैसे कि इस्तांबुल तुर्की का शहर है, समरकंद का जिक्र किया और दूसरे इंडिया के शहर का भी जिक्र किया। तो हमने जब उनकी पोइट्री पढ़ी तो हमने जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों का जिक्र देखा उनकी पोइट्री में। तो हम जो है उनकी पोइट्री के बारे में ये जानते हैं कि उनकी पोइट्री में जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों का जिक्र किया जाता है, और उनकी पोइट्री जो है वो कॉमन लैंग्वेज में होती है और प्यार मोहब्बत वाली पोइट्री होती है, यानी जो इंसानियत का दर्स दिया जा रहा होता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए होंगे। व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम? विच डिजीज़ इज़ कॉज बाय इट? इसमें पूछा जा रहा है प्लाज्मोडियम क्या होता है और कौन सी डिजीज़ होती है इसकी वजह से। तो देख लेते हैं। मलेरिया इज़ कॉज बाय प्लाज्मोडियम, a single called parasite often transmitted by infected mosquito. It is injected into a person's circulatory system through the saliva of the मॉस्किटो। तो स्टूडेंट, प्लाज्मोडियम की वजह से जो है वो क्या होता है? मलेरिया होता है। तो ये मलेरिया का सबब बनता है। अब देखें ये होता कैसे है। मच्छर जो है वो खुद भी इन्फेक्टेड होता है, यानी एक तरह से कहना खुद भी बीमार होता है। तो आपको काटता है तो वो जो उसके अंदर वायरस होता है वो आपके अंदर मुंतकिल कर देता है। तो मलेरिया किस तरह फैलता है? मच्छर के काटने से फैलता है, और उसका जो थूक है और उसका जो जहर होता है वो आपके जिस्म में चला जाता है, जिससे आप भी मलेरिया में मुब्तला हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्या है हमारे पास। इन द पोएम द मिलर ऑफ द डी, वाई इज़ मिलर हैप्पियर देन द किंग? उम्मीद करता हूँ आपने मिलर ऑफ द डी पढ़ी होगी। तो देखिए मिलर ऑफ द डी में हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो मिलर ऑफ द डी है उस पोएम में चक्की वाला जो है वो किंग से ज़्यादा खुश क्यों था? अक्सर तो किंग ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनके पास जो है वो पैसा होता है, दौलत होती है, लेकिन वो ज़्यादा खुश क्यों था, किंग कम खुश क्यों था? तो अब ये बताना है, चलें देख लेते हैं। स्टूडेंट, इसका जो जवाब है हमारे पास वो ये है कि इन द पोएम द मिलर ऑफ द डी, चार्ल्स मके द पोइट ऑफ द पोएम कंपेयरिंग द life of a king and the life of a miller proves that life of an ordinary man is better than the life of a rich and powerful man, as the life of a common man is carefree and he does not have anything to lose, so he is fearless। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि चार्ल्स मके ने ये पोएम लिखी। उन्होंने जो है वो एक अमीर आदमी यानी एक बादशाह और एक गरीब आदमी की लाइफ कंपेयर की। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि गरीब आदमी जो है वो ज़्यादा खुश इसलिए होता है क्योंकि उसको जो है ज़्यादा डर नहीं होता, यानी ना ही उसे ज़्यादा मरने का डर होता है, ना ही उसके ऊपर कोई ज़्यादा हमले करता है। अब एक अमीर आदमी एक बादशाह है तो उसको सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि उसकी जान को ख़तरा होता है, लोग उससे जलते हैं। अब गरीब आदमी से तो ज़्यादा लोग जलते नहीं हैं क्योंकि वो एक गरीब होता है।
तो इसलिए जो है वो गरीब ज़्यादा खुश रह लेता है कि उसको जो है अपनी जान के ख़तरे नहीं होते हैं। और आपको पता है कि गरीब हो तो अपने साथ गनमैन तो लेके घूम रहा नहीं होता है, सिक्योरिटी तो होती नहीं है गरीब के साथ। तो गरीब जो है इसलिए ज़्यादा खुश रह लेता है कि उसको ना ज़्यादा जान का ख़तरा होता है, ना ज़्यादा लोगों की परवाह होती है, इसलिए वो ज़्यादा खुश रहता है। और अमीर को जो है वो इन चीज़ों की परवाह होती है, तो इसलिए वो कम खुश रहता है और डरता रहता है चीज़ों को लेकर। 5 देखते हैं, 5 क्या है। मे द वर्ल्ड डार्कनेस डिसअपेयर थ्रू द लाइफ ऑफ माइंड, वट डज़ द पोइट मीन बाय दिस। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो आपको ऊपर एक हमें शेर दिया हुआ, इसका क्या मतलब है, इसमें पोइट क्या कहना चाह रहे थे। अब ये जो है वो चाइल्ड इन्वोकेशन से लिया गया है, जो कि अल्लामा इकबाल ने लिखी थी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है उर्दू में, इसका जो तर्जुमा है वो ये है कि दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, जो कि आप असेंबली में भी पढ़ते रहते हैं, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, तो ये उसमें से लिया गया है, एक शेर है। तो इसमें कहा जा रहा है दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए। अब इसमें पूछ रहे हैं कि पोइट का इसमें मतलब क्या था, तो चलें देख लेते हैं। द पोइट वॉन्ट्स टू से डैट थ्रू माई लाइट शुड द वर्ल्ड डार्कनेस वैनिश एंड एवरी प्लेस स्पार्कलेस विथ माई लाइट। तो इसमें जो है वो पोइट का मकसद ये था, यानी पोइट ये कहना चाहते हैं इसमें कि मेरी ज़िंदगी से, यानी मेरी रोशनी से, मेरी ज़िंदगी से, मेरी रोशनी से जो है वो दुनिया में जितने भी अंधेरे हैं, बुराई के अंधेरे हो गए या जो भी अंधेरे हैं, यहाँ पर अंधेरे से मुराद ये नहीं कि लाइट गई भी है, यहाँ पर अंधेरे से मुराद जो है वो दुनिया के अंधेरे हैं, यानी दुनिया में जो बुराइयाँ हैं वो दूर हो जाएं और लोगों को जो है वो खुशी हासिल हो, लोगों को फ़ायदे हासिल हो। तो ये जो है वो पॉइंट इसमें कहना चाह रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा कि ये किसने लिखी है। ये जो है हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल साहब ने लिखी है। चलें आ जाए आप अपना क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ये है कि हु इज़ बेगम राना लियाकत अली ख़ान, वट रोल डिड शी प्ले इन द पाकिस्तान मूवमेंट। तो बेगम राना लियाकत अली ख़ान के बारे में बताना है और उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में क्या किरदार अदा किया ये बताना है। तो चले पढ़ते हैं। शी वॉज वाइफ ऑफ लियाकत अली ख़ान। बेगम राना लियाकत अली वर्कड एज अ ऑनररी सेक्रेटरी एंड टाइपिस्ट ऑफ लियाकत अली ख़ान। शी अरेंज पार्टीज where Muslim women could meet the wife and the daughters of the viceroy. She also organized women national guards. तो स्टूडेंट बेगम राना लियाकत अली ख़ान के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो वाइफ हैं लियाकत अली ख़ान की, यानी पाकिस्तान के जो पहले वज़ीर आज़म थे ये उनकी बेगम थी। और बेगम राना लियाकत अली ख़ान ने क्या काम किया, ये जो है वो सेक्रेटरी के तौर पे काम करती थी और टाइपिस्ट, यानी जो है वो टाइप करती थी, जो काम होता था लियाकत अली ख़ान का उनके लिए टाइप करती थी। टाइपिस्ट वो होते हैं जो कि पेपर टाइप करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें टाइप करते हैं, तो उन्हें टाइपिस्ट कहा जाता है। तो ये जो है वो लियाकत अली ख़ान के लिए टाइप करने का काम करती थी। और इन्होंने जो है वो पार्टी अरेंज करती थी, यानी ये जो है वो मुसलमान औरतों को जो है वो वॉइस रॉय की बीवियों से, बच्चियों से मिलाती थी, यानी वॉइस रॉय की जो बीवियाँ होती थी उनसे मिलाती थी, ताकि मुसलमान औरतें जो है अपने मसले मसाइल उन्हें बताएँ और फिर वॉइस रॉय तक ये बातें पहुँचें। और इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है वो अरेंज की थी, यानी इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था वुमेन नेशनल गार्ड्स। तो ये जो है इन्होंने किया था, ये जो है किरदार था बेगम राना लियाकत अली ख़ान का। अब 7 पढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। नेम द 4 ग्रुप्स एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द प्रॉफिट्स अराइवल इन मदीना। पूछा जा रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुँचे तो उस वक़्त 4 ग्रुप थे और उनके नाम बताने हैं हमने इसमें। तो देखते हैं क्या है हमारे पास इसका जवाब। एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन मदीना द सिटी हैड 4 बोट्स ग्रुप। तो जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ पहुँचे तो 4 ग्रुप थे। तो वो कौन कौन से थे देख लेते हैं। देयर वर द मुस्लिम इंक्लूड थोस हु वर फ्राम मदीना एंड थोस हु हैड इमाइग्रेट फ्राम मक्का। तो वहाँ पर जो है एक ग्रुप था मुसलमानों का, जिसमें वो लोग भी शामिल थे जो पहले से वहाँ रहते थे और वो लोग भी शामिल थे जो माइग्रेट कर आए थे। तो एक ग्रुप जो था वो मुसलमानों का था। अब दूसरा ग्रुप देखते हैं। Then there were the hypocrites, that is those who embraced Islam in name only but actually were against it. स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि दूसरा जो ग्रुप था वो मुनाफिकों का था, यानी मुनाफिक वो होते हैं जो कि मुंह पे कहते हैं कि हम आपके साथ हैं लेकिन होते नहीं हैं, पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं। तो मुनाफिक जो है वो उन लोगों को कहा जाता है। तो दूसरा ग्रुप जो था वो मुनाफिकों का था। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास तीसरा क्या है। एडिशनली देयर वर द पीपल फ्रॉम अवाज एंड खजरज ट्राइब्स हु वर स्टिल पैगन्स बट वर लाइकली टू एक्सेप्ट इस्लाम। तो एक ग्रुप जो था वो पैगन्स का था। पैगन्स यानी बुत परस्तों का भी था, जो कि बुतों की इबादत किया करता था, लेकिन जो है वो लोग इस्लाम को कबूल करना चाहते थे और उन्होंने बाद में इस्लाम को कबूल भी कर लिया था।
तो अब देखते हैं आखिरी ग्रुप कौन सा था। फाइनली देयर वर ज्यूज who were huge in number and formed an important community there। अब आखिरी जो ग्रुप था वो था यहूदियों का। ज्यूज जो है वो यहूदियों को कहा जाता है। नंबरों में वो काफ़ी ज़्यादा थे, यानी उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन बाद में जो है वो मुसलमान हो गए थे। तो ये जो है वो चौथा ग्रुप था मदीना शरीफ में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाएँ अपना पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में क्या करना है देख लेते हैं। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू सिंधी। अब इसमें आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि या तो उर्दू में ट्रांसलेट कर दें या सिंधी में। तो आप जो है वो उर्दू में ही कर दीजिएगा, आसान है, तो मैंने भी उर्दू में ही किया है। लिखा हुआ है कि अ किंग रूल ओवर अ कंट्री, देयर वर अबेंडेंस ऑफ वाटर इन द कंट्री, द सॉइल वॉज फर्टाइल एंड देयर वॉज प्लेंटी ऑफ ग्रीनरी फॉर द कैटल टू ग्रेस। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि एक बादशाह ने किसी मुल्क पर हुकूमत की, यानी अ किंग रूल ओवर अ कंट्री, इसका मतलब है एक बादशाह ने किसी मुल्क पर हुकूमत की। अब आगे कहा जा रहा है कि मुल्क में वाफिर मिकदार में पानी था। अबेंडेंस का मतलब होता है वाफिर, यानी बहुत ज़्यादा होना। तो मुल्क में पानी बहुत ज़्यादा था, यानी काफ़ी अच्छी तादाद में पानी था। मट्टी ज़रखेज़ थी और मवेशी को चराने के लिए काफ़ी हरियाली थी। यानी मट्टी यानी सॉइल जो लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, द सॉइल वॉज फर्टाइल, यानी मट्टी ज़रखेज़ थी, उसमें यानी उसमें जो है वो फल उगते थे और उसमें जो है वो दूसरी फसलें लगाई जा सकती थी, और बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी, जिससे जो है वो मवेशियों को भी चारा मिल जाता था। तो यहाँ तक ये बात हो गई। अब आगे देखते हैं। द ऑर्चर्ड्स वर फुल ऑफ फ्रूट ट्रीज। लेकिन स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि बाग जो है वो फलों वाले दरख्तों से भरे हुए थे, यानी ऐसे बाग थे जिसमें फल देने वाले दरख्त थे, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद थे देखने में भी और खाने के चीज़ों के मुतालिक भी। आगे लिखा हुआ है कि द किंग वॉज अनहैप्पी एंड सैड। अब इसमें कहा जा रहा है किंग जो है वो अनहैप्पी था और सैड था, यानी लिखा हुआ है यहाँ पे इसके बावजूद बादशाह नाखुश और अफसुर्दा था। अब अफसुर्दा क्यों था उसकी वजह आपको आगे बताई जाएगी। हीज पीपल वर नॉट हैप्पी अंडर हिज रूल, क्योंकि इसके लोग इसकी हुक्मरानी से खुश नहीं थे, क्योंकि लोग जो है वो बादशाह को पसंद ही नहीं करते थे, यानी जो बादशाह था उसको पसंद ही नहीं किया जाता था, उसके किरदार को, उसके काम को। तो यहाँ पर जो है वो ये बात बताई जा रही थी। तो उम्मीद करता हूँ ये आप जो है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया। अब जो है मैं आपको आगे बता देता हूँ कि आगे हमारे पास क्या है। देखिए स्टूडेंट, वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपको पेपर सॉल्व करने का जो है वो तरीक़ेकार आ जाएगा। इसी तरह से पेपर बोर्ड का भी आना है। चीज़ें मुख्तलिफ होंगी लेकिन पैटर्न यही रहेगा, सॉल्व करने का तरीका भी इसी तरह का होगा। तो चलें आ जाए, अब हम लोग जो है ये अपना पढ़ लेते हैं जो हमें पैराग्राफ दिया हुआ है, जो हमें पैसेज दिया हुआ है, ताकि इसको जो है हम जल्दी से सॉल्व कर लें और इसके क्वेश्चन के जो है वो जवाब दे दें। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास वो ये है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पैसेज आपको दिया हुआ है इसे रीड कर लें और इससे जो है वो सवालों के जवाब दें, यानी नीचे सवालात दिए हुए हैं जो कि इससे ही जवाब दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं। ऑल स्पाइडर स्पिन वेब्स डेट्स बिकॉज वेब्स हेल्प स्पाइडर्स, वेब हेल्प स्पाइडर टू 3 थिंग्स। वेब हेल्प स्पाइडर होल्ड एग्स, वेब हेल्प स्पाइडर हाइड एंड वेब्स हेल्प स्पाइडर कैच फूड। अब इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी स्पाइडर हैं वो जाल पर जो है वो झूल रहे होते हैं, यानी आपने देखा होगा मकड़ी का जाला और उसके ऊपर जो है स्पाइडर झूल रहा होता है। अब वो क्यों झूल रहा होता है तो आगे बताया जाएगा। देखें स्टूडेंट, जाला जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है मकड़ी की, यानी उसको जाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब क्या क्या फ़ायदा होता है, 3 तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो वो अपने जाले में अंडे रखता है, यानी मकड़ी जो है अपने अंडे को जालों में रखती है, यानी जो उसका जाल होता है उसी में उसके अंडे रखे हुए होते हैं। और जाल में जो है वो आराम से छुप जाती है, यानी उसको कोई मार नहीं पाता, वो आराम से उसमें छुप जाती है, उसी जैसी दिख रही होती है। और तीसरी क्या फ़ायदा होता है कि उसको जो है वो उससे खाना भी मिलता है। अब खाना किस तरह मिलता है जाल से, ये आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जाल को खा लेती है मकड़ी, ऐसा नहीं है, कोई और चीज़ है, आगे देखते हैं। इससे आपको आगे समझ में आ जाएगी बात कि खाना किस तरह मिलता है मकड़ी को। वेब हेल्प स्पाइडर होल्ड एग्स, मैनी स्पाइडर्स लाइक टू ले देयर एग्स इन देयर वेब्स, द वेब हेल्प कीप द एग्स टुगेदर। तो स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि वेब जो है वो स्पाइडर के एग्स को भी होल्ड करता है, यानी जो मकड़ी के जो अंडे होते हैं वो भी उसमें होते हैं। अब वो उसमें क्यों होते हैं, वो इसमें इसलिए होते हैं कि मकड़ी के जो अंडे हैं वो जाल में तो सेफ़ रहते हैं, टूटते नहीं हैं, सेफ़ रहते हैं और एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से जो जाला है वो मकड़ी को मदद करता है अपने अंडे को सेफ़ रखने के लिए। अब आगे देखते हैं।
वेब्स हेल्प स्पाइडर्स कीप देयर एग सेफ। तो यहाँ भी यही कहा जा रहा है कि अंडों को सेफ रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है जाला मकड़ी की। अब देखिए आगे लिखा हुआ है वेब्स हेल्प स्पाइडर्स हाइड। मोस्ट स्पाइडर आर डार्क, दे आर ब्राउन, ग्रे और ब्लैक, बट स्पाइडर वेब्स आर लाइट, they are white and cloudy. When spiders hide in their webs they are harder to see। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि स्पाइडर जो है अपने जाले में छुप जाता है। अब वो कैसे छुपता है, देखें स्पाइडर यानी मकड़ी जो होती है कुछ डार्क रंग की होती है, यानी कुछ काले रंग की होती है, कुछ ब्राउन और कुछ ग्रे रंग की होती हैं। अब जाला जो होता है वो हमारे पास बहुत हल्का होता है, यानी बहुत लाइट होता है। अब उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग वाइट होता है और जो बादलों का रंग होता है वैसा होता है क्लाउडी। लेकिन फिर भी जो है मकड़ी आसानी से जाले में छुप जाती है, नज़र नहीं आ रही होती। अगर आप किसी जाले को सही से देखें तो आपको मकड़ी इतनी आसानी से नज़र नहीं आएगी जब तक करीब जाके नहीं देखेंगे। तो मकड़ी जो है वो ईज़िली जाले के अंदर छुप जाती है और जाला जो है उसकी काफ़ी मदद करता है। अब चले आगे पढ़ लेते हैं कि आगे हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट आगे जो है हमारे पास ये है कि वेब्स हेल्प स्पाइडर कैच फूड। स्पाइडर वेब्स आर स्टिकी, व्हेन अ बग फ्लाइज इनटू द वेब इट गेट्स स्ट्रक, it moves around, it tries to get out but it can't, it is trapped। Spider can tell the bug is trapped, that's because spiders feel the web move and the spider is hungry, the spider goes it to get the bug। देखें स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है, अब जो है इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जाला किस तरह मदद करता है स्पाइडर को खाना दिलवाने में। अब देखें एक बग होता है, यानी बग फ्लाई यानी इंसेक्ट को कहा जाता है। तो जब एक बग जो है वो फंस जाता है जाले में आकर तो मकड़ी को जो है वो महसूस हो जाता है और पता चल जाता है कि बग यानी एक इंसेक्ट जो है, एक हमारे पास कीड़ा जो है वो फंस चुका है जाले में। तो मकड़ी जो है उस चीज़ को महसूस कर लेती है, क्योंकि जब जाला हिलता है और बग जो है उसमें से भागने की कोशिश करता है तो मकड़ी को पता चल जाता है कि कोई चीज़ फंस चुकी है। तो वो जो है उसकी तरफ जाती है, जहाँ पर जाला हिल रहा होता है वहाँ पर जाती है और उसको खा लेती है और पेट भर लेती है। तो इस तरह से जो है मकड़ी को खाना मिलता है जाले की मदद से। अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि मकड़ी के अगर जाले में कोई फंस जाए तो कहा जाता है कि मूव ना करे, क्योंकि मूव करने से उसे पता चल जाता है कि कहाँ पर जो है वो चीज़ मौजूद है। अब यहाँ पर जाले के बारे में बताया जा रहा है स्पाइडर वेब्स आर स्टिकी, यानी स्पाइडर का जो मकड़ी का जो जाला होता है वो बहुत चिपचिपा होता है। कभी आप हाथ में नहीं लीजिएगा क्योंकि ये जो है वो गंदा होता है, तो अक्सर इससे जो है जिस्म पे दाने रैशेस निकल आते हैं। तो इससे जो है वो हाथ नहीं लगाएं क्योंकि ये जो है वो गंदा होता है। अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। एज यू कैन सी वेब हेल्प स्पाइडर्स होल्ड एग्स, वेब हेल्प स्पाइडर्स हाइड एंड वेब्स हेल्प स्पाइडर्स कैच फूड। विदाउट वेब्स स्पाइडर्स वुड नॉट बी एबल टू लिव लाइक दे डू। स्पाइडर्स नीड देयर वेब टू सर्वाइव। देखें स्टूडेंट इसमें कहा जा रहा है कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्पाइडर को जो है जाला मदद करता है खाना ढूंढने में भी, उसके अंडों को सेफ रखने में भी और उसको जो है वो छुपाने में भी। तो वेब्स की मदद से जो है स्पाइडर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, यानी जाले की मदद से स्पाइडर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और इसके बगैर वो जी भी नहीं सकता, यानी अगर उसको ज़िंदा रहना है तो वेब्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको स्टोरी समझा दी, अब आप जो है वो ईज़िली जवाब दे देंगे। तो आपने क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर जो है बताता तो रहूँगा, लेकिन आपने जो है वो सवालों के जवाब कमेंट में ज़रूर मैसेज करने हैं कि आपको किस तरह से समझ में आया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिएगा हमारी अप्रिसिएशन के लिए। तो चलें अब इसके जो है वो सवाल सॉल्व करते हैं। दिस पैसेज इज़ मोस्टली अबाउट, इसमें कहा जा रहा है कि ये पैसेज किस बारे में था। तो ये पैसेज जो था वो स्पाइडर के वेब के बारे में था। अब सेकंड देखते हैं, स्पाइडर वेब्स हेल्प स्पाइडर। अब स्पाइडर का जो जाला यानी मकड़ी का जो जाला होता है वो उसको किस तरह मदद करता है। होल्ड एग, कैच फूड या फाइंड वाटर। अब पानी ढूंढने में तो वो मदद नहीं करता, तो इसमें दो सही हैं 1 और 2, तो हमारे पास बी सही है इसका 1 and 2 ओनली। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए हमारे पास जो है वो 3 जो है वो ये है कि एज यूज्ड इन पैराग्राफ 4 द वर्ड ट्रैप्ड मोस्टली नियरली मीन। अब इसमें कहा जा रहा है कि ट्रैप का वर्ड आपको जो है वो पैराग्राफ 4 में दिया था, तो इसके जो है वो करीब तर मायने कौन से हैं, यानी जो नीचे 3 मायने दिए हुए इसमें कौन से करीब तर मायने, यानी इसका सिनोनिम्स बताना है। तो इसका जो आएगा हमारे पास वो आएगा स्टक, तो इसका जो सही करीब तर मायने होंगे ट्रैप के वो होंगे स्टक के। तो चलें अब आज 4 पढ़ लेते हैं।
हाउ कैन स्पाइडर टेल व्हेन समथिंग इज ट्रैप्ड इट देयर वेब। अब इसमें कहा जा रहा है कि कैसे स्पाइडर को पता चल सकता है, यानी स्पाइडर को कैसे पता चलता है या कैसे वो कहता है कि कोई चीज़ जो है उसके जाले में फंस गई है, यानी कोई चीज़ उसके जाले में फंस जाएगी तो उसको कैसे पता चलेगा कि जो है कोई चीज़ फंस चुकी है, यानी कोई बग जो है वो फंस चुका है। तो उसको किस तरह पता चलता है, हमने ऊपर पढ़ा भी है, दे फील इट, वो महसूस करता है कि कोई चीज़ फंस चुकी है। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। 5 देखते हैं। एज यूज इन द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज द वर्ड सर्वाइव मीन टू स्टे। अब इसमें यही पूछा जा रहा है कि आखिरी पैसेज में सर्वाइव का वर्ड इस्तेमाल हुआ, तो ये जो है इसका क्या मतलब है, यानी इसका करीब तर जो है वो कौन से मतलब हैं। अब इसका जो करीब तर जो मायने मिलते हैं वो मिलते हैं अलाइव के। तो उम्मीद करता हूँ आप 5वां समझे होंगे। छठा देखते हैं। द पैसेज कंसिस्ट ऑफ 3 रीजन्स वाई स्पाइडर्स स्पिन वेब्स, विच डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हाउ कम। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि आप पैसेज के अंदर जो है, यानी जो आपने पैसेज पढ़ा, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ थी और 3 रीजंस बताए हुए थे कि क्या चीज़ें हैं जो स्पाइडर को बहुत ज़्यादा मदद करती हैं सर्वाइव करने में। तो वो जो है आपने बताना है, और वो किस तरह इंपॉर्टेंस होती हैं वो आपने बताना है। यानी आपने इसमें ये बताना है कि स्पाइडर जो है वो मकड़ी का जाला जो है उसको इस तरह मदद करता है कि उसके अंडों को सेफ रखता है, उसको खाना प्रोवाइड करता है और उसको छुपा के रखता है, जिससे वो दूसरे जानवरों से बची रहती है। तो इस तरह से जो है ये सेफ करता है। तो इसका आपने जवाब लिखना होगा। तो आज 7 पढ़ लेते हैं। आर स्पाइडर गुड, डू वी नीड दैम इन अवर वर्ल्ड, वाई और वाई नॉट। अब इसमें कहा जा रहा है कि स्पाइडर जो है वो अच्छा होता है, यानी क्या स्पाइडर जो है वो अच्छा होता है, क्या इसकी जो है हमारी दुनिया में ज़रूरत है या नहीं है। तो स्टूडेंट अब आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा। तो ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखें, स्पाइडर की भी जो है वो दुनिया में ज़रूरत है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी ज़रूरत है। अगर ये जो है वो बग्स को नहीं खाएगा, यानी बग्स फ्लाई को नहीं खाएगा, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और वो इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि हमारी चीज़ों को खाने लग जाएंगे और दुनिया गंदी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ये जो है उनको खा लेता है और उनकी तादाद कम हो जाती है, तो जिससे जो है वो दुनिया का निज़ाम चलता रहता है। तो हर चीज़ जो है वो इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। मेक अ प्रिसाइज ऑफ द अबव टेक्स्ट। अब आपने जो है वो ऊपर टेक्स्ट पढ़ा, यानी पैसेज पढ़ा, उसमें बहुत सी चीज़ें बार बार इस्तेमाल हो रही थी। तो अब आपने ठीक करना है उसे, और जो चीज़ें बार बार इस्तेमाल हो रही हैं उसे हटाना है और सही करके लिख देना है। तो अब ये हमारा हो गया यहाँ पर सेक्शन। अब आ जाए सेक्शन पढ़ लेते हैं सी, जो कि आखिरी है, और अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बात। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, लेकिन आपने जो है वो बात को समझ जाएंगे तो मेहनत वसूल हो जाएगी। तो आपने ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, ताकि जो है उनका भी भला हो और उनको भी फ़ायदा हो। सेक्शन सी में जो है हमारे पास वो है डिस्क्रिप्टिव आंसर क्वेश्चंस, यानी हमारे पास जो है वो तफसीली जवाबात होंगे इसमें और सवालात होंगे। तो अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सपोज यू वेंट टू एन एजुकेशनल ट्रिप विथ योर क्लासमेट्स, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रिप, you were a class representative and were given instruction to write the incident in detail along with a brief picture of the whole trip। इसमें कहा जा रहा है कि आपको ये सपोज करना है कि आप एक एजुकेशनल ट्रिप पे गए, यानी एक ऐसी ट्रिप पे गए जहाँ पर आपको जो है बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ समझने के लिए मिला, और वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत दिलचस्प हुई, यानी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई, और आप जो थे उस ट्रिप के मॉनिटर थे, यानी आपकी जो है वो बात सुन रहे थे बच्चे, आप जो कह रहे थे बच्चे वो कर रहे थे। तो अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है उन तमाम चीज़ों के बारे में जो कि आपने वहाँ देखी, और जो जो चीज़ें वहाँ पर हुई, जो जो चीज़ें आपको पसंद आई, जो जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, तो उन चीज़ों के बारे में लिखना है। अब आप इस तरह से सपोज़ कर लें कि आप एक पिकनिक पे जाते हैं, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें वहाँ पर देखते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बहुत पसंद आती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें नहीं भी आती हैं, तो उन तमाम चीज़ों के बारे में आपने लिख देना है। जो जो ट्रिप में देखा, जो जो किया, जो जो अच्छी चीज़ें हुई, जो जो बुरी चीज़ें हुई, वो बता देनी है। तो इसी तरह से यहाँ भी काम होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आ जाए आप देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। राइट अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ऑफ 5 पैराग्राफ्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पर अब आपने जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग यानी डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है, कम से कम 5 पैराग्राफ का होना चाहिए, यानी 5 पैराग्राफ से कम नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें आप मुकम्मल डिटेल देते हैं और सामने वाला पढ़कर जो है वो नक्शा बना लेता है कि बात क्या बताई जा रही है, कि चीज़ किस तरह की होगी। तो ये होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। तो आपने इसके बारे में बताना है। 3 टॉपिक दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट, यानी जंगलात की क्यों ज़रूरत है ये बताना है।
अ टेरिएबल एक्सीडेंट, यानी ये खौफनाक हादसे के बारे में बताना है। जो भी आप चाहें, जो भी आपको याद हो कोई हादसा, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। एन इंस्पायरिंग टीचर, यानी एक मुतासिर टीचर के बारे में बताना है, यानी जो जिस टीचर ने आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया हो, जो आपको बहुत अच्छी लगी हो टीचर, उस बारे में आपने इसमें बताना है। देखिए इसमें चॉइस भी है, चाहे तो आप राइटिंग कर लें, यानी आप ऊपर जो है वो ट्रिप के बारे में बता दें, या आप जो है वो ऐसे कर लें, या आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में चॉइस है। जब भी और लिखा हुआ आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता दोनों करना है, बल्कि एक ही चीज़ करनी होती है। अब आ जाए आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो ये है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू अरेंज फ्यू एक्स्ट्रा क्लासेस टू कैरी आउट द प्रैक्टिकल ऑफ कंप्यूटर। इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो अपने किसको, प्रिंसिपल को जो है वो एक एप्लीकेशन लिखनी है। अब एप्लीकेशन जो है वो फॉर्मल होगी, ठीक है, एक इनफॉर्मल होती है एक फॉर्मल, तो फॉर्मल जो है वो एप्लीकेशन होगी, और उसको जो है आपने, मैं ये करा चुका हूँ, तो आप ये जो है वो देख सकते हैं नेट पे से, और आप जो है वो लिखेंगे एप्लीकेशन और एमएफ इंग्लिश सेंटर, तो आ जाएगी, आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी। तो आपने एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर्मल होगी। तो आपने एप्लीकेशन क्यों लिखनी है? आपने एप्लीकेशन इसलिए लिखनी है ताकि आपकी जो है वो प्रैक्टिकल की जो है वो एक्स्ट्रा क्लासेस ली जाएं, यानी आपको जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो प्रैक्टिकल क्लासेस कराई जाएं, तो इसलिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब आ जाए हम अपना जो है वो आखिरी पढ़ लेते हैं। इसमें भी चॉइस है, चाहे तो एप्लीकेशन लिखें चाहे तो लेटर। अब लेटर भी फॉर्मल लिखना है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर एरिया। तो आपने क्या करना है, लेटर लिखना है न्यूज़पेपर को। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, तो लेटर लिखिएगा, एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने लेटर लिखना है, और लेटर किसको लिखना है, न्यूज़पेपर के एडिटर को। और कंप्लेनिंग क्या करनी है, टॉपिक क्या है आपका, आपके इलाके में जो पानी का मसला हो रहा है, यानी जो पीने के पानी का मसला हो रहा है, उसके बारे में आपने बताना है। तो यहाँ पर जो है यही काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको जो है वो पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है पूरा पेपर। अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले वक्तों में जो है मैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको लिख के भी दिखा दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। अगर मैं आपको ये भी सेक्शन पूरा कराता, अगर लिख के देता, तो वीडियो जो है वो 2-3 घंटे में चली जाती। तो इसलिए मैंने ये आपको बता दिया है, लेकिन मैं ये चीज़ें नेट पर लिख के पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो आप ये चीज़ें लिखेंगे, एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखेंगे, तो आपको वीडियो वैसे भी मिल जाएगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में, आगे आने वाले जो है वक्त में आपको बता भी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। काफ़ी टाइम लगा समझाने में, लेकिन आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि जो है वो हमको भी अच्छा लगे, और आप शेयर कर देंगे तो दूसरों का भी भला हो जाएगा, दूसरों को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।